तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद मेल्स, कमेंट्स और जो आपके ये एक फॉर्म भी मिल जाएगा आपको अभी जिसमें आपको फीडबैक शेयर करना है। इन सब को देख के एक अटमोस्ट सेटिस्फेक्शन होता है, मतलब दैट इज व्हाट आई वर्क फॉर। अदरवाइज चीज़ें शायद जितनी पहले नहीं हुई हैं उससे ज़्यादा अचीव हुई हैं। लेट्स लर्न पे पूरा एक अलग नया रास्ता लीक से हट करके पूरी इस कैटेगरी के लिए बनाई गई हैं, तो वो सब तो अलग हैं चीज़ें। अदरवाइज सेटिस्फेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए समझते हैं फटाफट से और देखते हैं क्या क्वेश्चंस आए हैं। इन्होंने बताया कि एक तो पेपर जो है एकदम ठीक है, टू द पॉइंट आ रहा है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, काम की ही बातें पढ़नी है और उसके लिए आप मैराथन देख लीजिए। नोट्स आपको फ्री डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, वो पढ़ लीजिए, यानी पेपर 1 में तो। और बहुत ज्यादा परेशान होना नहीं है। समझते हैं कुछ चीजें नहीं है उनको कैसे देखेंगे। कौन सा सामाजिक कीट नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल इंसेक्ट। तो ये पहले भी पूछा जा चुका है प्रीवियसली भी। तो जब हम सोशल इंसेक्ट की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में इसमें जो आपके ऑप्शंस रहे होंगे वो रहे होंगे सोशल कीट। ये पहले भी पूछा है इन्होंने, तो कौन सा नहीं है पूछ लिया इस बार। तो आपके सामने ऑप्शंस इसी तरह के आए होंगे कि एंट्स यानी चींटियां, तो आपको पता है ग्रुप में चलती हैं, अभी हमने पढ़ा था उस दिन मैराथन में जो 1 शॉट वाली वीडियो थी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वास्प, ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा जहां तक है, नहीं तो प्रीवियस एनसीईआरटी जो समरी कराई हुई है उसमें मिल जाएगा अगर पढ़ा है तो। चैप्टर वाइज भी मैंने कराया हुआ सारा 1 शॉट से पहले। तो वास्प जो ततैया बोलते हैं ना जिसको, वो भी ग्रुप में रहते हैं, है ना। हनी बीज जो है बीज, वो भी ग्रुप में रहती हैं। टर्माइट भी ग्रुप में रहता है, यानी दीमक की अगर हम बात करें। लेकिन एक चीज है जो नहीं रहती ग्रुप में, वो है स्पाइडर। ये आपने एनसीईआरटी में देखा है, ठीक है ना। तो स्पाइडर मेरे ख्याल में यहाँ पे आंसर होगा, जितना मैं प्रेडिक्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन पेपर में ना तो याद रहती हैं और ना ही बताई जा सकती हैं। तो ये ग्रुप में ना रहने वाला, ये इंडिविजुअली रहेगा। किसी पेपर में पूछ सकता है कि ग्रुप में कौन सा रहता है, तो ये जो चींटियां हैं, वास्प है यानी जो ततैया बोलते हैं जिसको नॉर्मल भाषा में, बीज है, या फिर टर्माइट भी है, दीमक भी, ये सब भी किसमें रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं। तो स्पाइडर है जो ग्रुप में नहीं रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एनिमिज्म यानी जीववाद। जीववाद बोले तो भाई क्या निर्जीव है क्या सजीव है, तो ये 2 से 7 वर्ष में होता है। ये जो गुण है प्री ऑपरेशनल स्टेज में पियाजे की, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। बच्चा निर्जीव को भी सजीव समझता है। अगर उसको एक टेबल से चोट लग जाए तो वो समझेगा कि इस टेबल को मारो तो इसको भी दर्द होगा, जबकि टेबल को कोई दर्द नहीं हो सकता। एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है हालांकि, बट उसको छोड़ देते हैं, नॉर्मल आम भाषा में फिलॉसफी को छोड़ दें तो टेबल को दर्द नहीं होता, ठीक है ना। और बहुत बढ़िया, कोई नहीं, अभी उस पर भी बात करेंगे। रुचिका, डेट आपकी आ जाएगी, 1 हफ्ते पहले पता चल जाएगा। अब आपके 29 तारीख के बाद पेपर सीधा 9 जनवरी से है और 7 फरवरी तक पेपर चलेगा, उस पर भी आएंगे, अभी चर्चा करेंगे। तो आप तसल्ली से मैराथन्स देखिए, नोट्स पढ़िए मल्टीपल टाइम्स, और जो ऑनलाइन शिफ्ट वाले पेपर हैं उनको करिए अच्छे से, ठीक। देखिएगा कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है इनमें से, तो पियाजे हैं और वाइगोस्की हैं। 2 ही कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं जिनके बारे में बात हुई है सिलेबस में। पियाजे हैं, वाइगोस्की हैं। पियाजे जो है वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, वाइगोस्की एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। रचनावाद क्या है, वही जिसपे आपका एनसीएफ बेस्ड है। एनसीएफ के 5 जो गाइडलाइंस हैं उन पे भी क्वेश्चंस हैं, ठीक। मैं आपको मैराथन्स में भी कहा था कि ये 5 गाइडलाइन जिसको अच्छे से आती हैं उसका क्वेश्चन एनसीएफ का जनरली गलत नहीं होता। कि जो है एक ऐसी आइडेंटिटी बने बच्चे की, रोट लर्निंग से हम दूर ले जाएं, बस्ते को हल्का करें, एग्जामिनेशन को फ्लेक्सिबल करें, यही गाइडलाइंस हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद, यानी मीनिंगफुल लर्निंग, यानी अर्थपूर्ण अधिगम होगा रचनावाद में। कॉन्टेक्स्ट में सीखेगा, संदर्भ में, बच्चा एक्टिव रहेगा, यही सारी बातें होती हैं। स्कीमा, पियाजे से एक क्वेश्चन था। स्कीमा हमें पता है हमारा क्या है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड है, यानी दिमाग में जो दुनिया की आपकी समझ है वो सब स्कीमा में भरी हुई है। एग्जिस्टिंग नॉलेज, आपका वर्तमान ज्ञान जो भी दिमाग में है, प्रीवियस नॉलेज, एग्जिस्टिंग नॉलेज, मेंटल पॉकेट्स होती हैं जिसमें इंफॉर्मेशन भरती है। अपडेट कैसे होता है, एसिमिलेशन एकोमोडेशन के थ्रू, है ना। और ये किसके अंदर आते हैं, अडेप्टेशन के थ्रू। मैराथन देख लीजिए अच्छे से। चॉम्स्की के अनुसार भाषा जन्मजात होती है, ये हमें पता है। चॉम्स्की हम कल ही पढ़ रहे थे हिंदी पेडागोजी में, कॉमन बात है। सिलेबस से आया है पेपर, अगर किसी ने अच्छे से सिलेबस को पढ़ा है या पढ़ाया है तो उससे बाहर नहीं देखने को मिलेंगी चीजें, ठीक। 1-8% मुश्किल से चीजें होती हैं। पियाजे की अवस्थाएं आपको पता है, एसपीसीएफ यानी सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। 15 साल तक पियाजे ने कहानी खत्म कर दी है, जन्म से 15 साल तक ही इनकी स्टेजेस हैं। ऑर्डर यही है। कोहलबर्ग के सिद्धांत में गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया, इससे बहुत क्वेश्चन आता है टिट फॉर टैट से और गुड बॉय गुड गर्ल से। तो ये 3rd स्टेज है कन्वेंशनल लेवल की, यानी लेवल 2 की, पारंपरिक स्तर की पहली स्टेज, और ओवरऑल देखें तो 3री स्टेज है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट्स में, जब ये सेशन खत्म हो जाए तब बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ, आपका क्या एक्सपीरियंस था, और आगे आने वाले लोगों के लिए भी आप मदद कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक
सी बात हुई। नहीं ऐसा नहीं है, देखो अभी आएंगे कि आगे क्वेश्चन टफ आएंगे, क्या रहेगा उस पर भी आएंगे। इजी टू मॉडरेट पेपर कहेंगे बिल्कुल, या हम कहें इजी भी कह सकते हैं, क्योंकि मॉडरेट भी तब कहा जाए जब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो है मुश्किल आ गए हों, आउट ऑफ द सिलेबस आ गए हों, तो यही कहेंगे कि इजी टू मॉडरेट ही है। ठीक, डिफिकल्टी बहुत, मतलब मॉडरेट टू हाई तो बोल ही नहीं सकते इसको। जो फीडबैक सुन करके, पढ़ करके, आपके जो भी मेल्स कमेंट्स ये सब आ रहे हैं, उससे बच्चों के मूल्यांकन करने का उद्देश्य क्या है, क्यों करना चाहते हैं हम मूल्यांकन, ताकि हम जान सकें कि उनको और कैसे बेहतर बनाया जाए, हमें फीडबैक मिले, हमें प्रतिपुष्टि मिले, हम उनकी यूनिकनेस को बाहर निकाल करके ला सकें। ये सारी बातें होती हैं मूल्यांकन के विषय में। नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए, होलिस्टिक होनी चाहिए भैया। बच्चा जो है, चाहे वो आकलन हो, शिक्षा हो, समग्र रूप में हो, है ना, जिससे बच्चे का चहुमुखी विकास हो सके, उसका दिल, दिमाग, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डेवलपमेंट शामिल हो सके। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार दूसरों को समझने की योग्यता, दूसरों को समझना मतलब इंटरपर्सनल, खुद को समझना मतलब इंट्रापर्सनल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जबरदस्ती रिवाइज करा रही हूं ताकि चीजें याद रहें जिनका पेपर आगे है। ठीक है, आगे बढ़े। ये सब आप जानते हैं, मेरे साथ आप रिपीट भी कर सकते हैं, क्यों घबराना नहीं है आपने इसको देख के। शिक्षा का महत्व तो आपको पता है, प्रेजेंट लाइफ के लिए जो जॉन डुई है वो कहते हैं एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, यानी प्रेजेंट लाइफ के लिए शिक्षा होनी चाहिए। हमारे अंदर की जो भी विशेषताएं हैं वो विकसित हों, निकल करके आए, निखर करके आए। ठीक, जो ब्रॉड डोमेन है वो ये कहता है, नैरो डोमेन क्या कहता है, नौकरी मिल जाए भाई। गाइडेंस एंड काउंसलिंग के उद्देश्य, अब ये डायरेक्ट नहीं है, ये हो सकता है किसी ने इसको अपनी भाषा में लिख दिया हो, जिस भी लर्नर ने पेपर दिया हो, तो क्योंकि ये आपके उसमें भी नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है, डायरेक्ट गाइडेंस एंड काउंसलिंग नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ इसका मतलब जो है वो आपका कहीं ना कहीं डायग्नोस्टिक टेस्ट से या रेमेडियल टीचिंग से होगा। तो उसका उद्देश्य यही होता है कि जहां बच्चे को समस्या है उसको सॉल्व करके उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ाया जाए, सिंपल बात। एनईपी 2020 पहली शिक्षा किस पर आधारित है, पहली शिक्षा किस पर आधारित है, समझी नहीं। तो अगर हम बात कर रहे हैं, ये मतलब इनके पूछने में कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो हम ये कहेंगे एनईपी 2020। एक व्यक्ति ने कहा कि जो आपका एनसीएफ 2022 है उससे भी क्वेश्चन आया, जबकि ऐसा मेरे ख्याल में नहीं हुआ, क्योंकि ये किसी एक लर्नर ने कहा है, शायद उनका ध्यान नहीं गया होगा। जबकि ये सारी बातें कई लोगों ने कही है कि एनसीएफ 2005 के जो प्रिंसिपल्स हैं, यानी सिद्धांत हैं, वो जो 5 प्रिंसिपल्स हैं, और मैंने ये सारे कराए हुए हैं यूट्यूब पे, आप टॉपिक वाइज भी सर्च करते जाएंगे तो मिलती जाएंगी, नहीं तो मैराथन में भी मेनली सारी चीजें डिस्कस हुई हैं। एनईपी 2020 की जब हम बात कर रहे हैं तो ये एनईपी 2020 पे भी वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है ना। जो फाउंडेशनल स्टेज है सारी 5+3+3+4 ये 534 इसकी ट्रिक बताई थी कि जो नया एजुकेशन सिस्टम है, और पूछा था कि 1986 में क्या था वो जो आपकी पुरानी पॉलिसी थी, तो उसका सिस्टम था 10+2+3। हालांकि इनको पूछना नहीं चाहिए बट पूछ सकते हैं भाई, है ना। तो ये एक बात हुई। मूल्यांकन अगेन वही बात, फीडबैक के लिए होगा, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, चहुमुखी हो, सतत चले, ऑब्जर्वेशन करे। वाइगॉस्की की जब हम बात करें तो किस तरह के शिक्षण पर बल देते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, पीयर लर्निंग, ग्रुप लर्निंग, यानी समाज और संस्कृति साथ। जब भी ग्रुप की बात होगी, सोसाइटी की बात होगी, किसकी बात आ जाएगी, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, वाइगॉस्की। तो ये भी बच्चों को सक्रिय रखेंगे बट समाज के अनुसार, मतलब समाज के अनुसार नहीं, समाज में यानी ग्रुप में एक्टिव। आरटीई एक्ट 2009, इस पे चर्चा हमने की हुई है, अलग से भी एक सेशन अभी मैराथन में भी 4 मैराथन सीडीपी की ली थी, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल इन्होंने इस बार ज्यादा किया है ऑफलाइन पेपर से, तो वो आप देख सकते हैं। आरटीई के बारे में सारी बातें बताई हुई हैं। क्या क्वेश्चन आया ये हमें नहीं पता, बट आपको पता है कि भैया 40 घंटे जो है वो हफ्ते में काम करना होता है। ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। 6 से 18 वर्ष के बच्चे कहाँ आएंगे, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में आएंगे। ठीक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स, तो वो आपको पता है कि सेफेलोकॉर्डल है, प्रॉक्सिमोडिस्टल है, हेड टू टो किसी में पूछा हुआ था, तो हेड टू टो आपको याद रखना है कि सिरोध पदोन्मुखी सेफेलोकॉर्डल, सेंटर टू पेरिफेरी आपका होता है क्या, प्रॉक्सिमोडिस्टल, और इस तरह के डेवलपमेंट क्या है, स्पाइरल है, कॉन्टिन्यूअस है ना। ये सारे आपके प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत है, ये सब मैराथन में कराए हुए हैं। इवन नोट्स भी पढ़ेंगे तो उसमें भी दिए हुए हैं। जेंडर, आपको पता है जेंडर पे एक क्वेश्चन आना ही है। स्टीरियोटाइपिंग, अगर लड़कियां जो है उनको क्रिकेट खेलने से मना किया जा रहा है, यानी स्टीरियोटाइप कर रहे हैं आप, बायसनेस कर रहे हैं आप। स्टीरियोटाइपिंग तो पक्का पक्का है ही, बायसनेस में बेसिकली स्टीरियोटाइपिंग में बायसनेस इंक्लूड होती है। ठीक, तो जेंडर से क्वेश्चन आना ही है। क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन, यानी बच्चा लॉजिक और जो सलाह है दोनों के बीच का डिफरेंस जान पाए, हर एक पक्ष से चीजों को देख पाए लॉजिकली। लाइक शेयर करते रहना है आप लोग, जिस संख्या में जुड़े हुए हैं उसी संख्या में। अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी लिटरल मीनिंग क्या है। तो ऐसा हो सकता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इन्होंने ऑप्शन में क्या दिया होगा, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि शायद मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर कह दिया हो, क्योंकि व्यवहारवाद ऐसा कहता है ना, एक्सपीरियंस और एफर्ट के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू जो परिवर्तन आता है। तो इसका मुझे पता नहीं है, आप ऑप्शन के अनुसार जाइएगा कि अधिगम का शाब्दिक अर्थ इन्होंने क्या पूछा है। समग्र शिक्षा, अगेन वही होलिस्टिक
लर्निंग होनी चाहिए, ऐसी सी बात होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक, तो बेसिकली जो आपका सिलेबस है उसी पे इन्होंने स्टिक किया, बस थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है। अभी मैं लर्नर्स के आपको डायरेक्ट फीडबैक दिखाऊंगी, इन्होंने जो लिखा है कि ऐसे ऐसे ये वो, मैंने आगे सारी चीजें जैसे आपने भेजी हैं उस तरह से ही ली है, रॉ फीडबैक है एकदम। एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बेसिकली मैच द फॉलोइंग था। अभी मैं आगे किसी ने क्वेश्चन शेयर किया हुआ है, किसी दूसरे लर्नर ने, उन्होंने रणथंबोर से जोड़ा है, फिर जिम कॉर्बेट को जोड़ा है, और भी एक और आपका नेशनल पार्क है, उन सबको दिखाया है। एनईपी 2020 से 3 क्वेश्चन है, एनसीएफ से 2 क्वेश्चन है, इंक्लूसिव एजुकेशन से 2 क्वेश्चन है। इंक्लूसिव एजुकेशन से 5 क्वेश्चन आए होंगे क्योंकि सिलेबस बिल्कुल डिफाइंड है, बस आप पहचान नहीं पाए होंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा इनडायरेक्टली पूछ लेता है ना, उसमें हमें लगता है इसमें तो इंक्लूसिव एजुकेशन वर्ड नहीं लिखा, तो 5 नंबर की आती है इंक्लूसिव एजुकेशन। एनसीएफ से 2 आ गए, ठीक है। एनईपी से तो इस बार इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, पिछली बार भी पूछे थे ऑनलाइन में, तो ये तो आप अलग से भी वीडियो बनाई हुई है, नोट्स में भी दिया हुआ है, उतना भी पढ़ जाओगे, बहुत है। अब जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट लगा, इन्होंने एनसीएफ में क्या पूछा है, जैसे कि कितने, वो एक क्वेश्चन आता था पहले कि कितने परसेंट क्वेश्चंस मॉडरेट होने चाहिए, कितने इजी होने चाहिए, कितने आपके, तो मॉडरेट का लेवल आई थिंक उसमें 40% रहता था। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन मैं समझ नहीं पाई हूँ कि एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहे थे। मैम एक क्वेश्चन था कि इफ अ प्राइमरी स्टूडेंट गेट 90 लेवल ऑफ मैथमेटिक्स, यानी मुश्किल क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो मैथ्स बहुत इजी है पेपर 1 में, ये कई लोगों ने कहा है। ईवीएस का 20 क्वेश्चन पेडागोजी से आ रहा है, 10 क्वेश्चन सॉल्व करने एनसीईआरटी वाले, ऐसा इनके सेट में हुआ है। मतलब एनसीईआरटी के खूब क्वेश्चंस आए। बिक्स का फुल फॉर्म अभी हमने परसों ही किया है, और मैंने आपको बताया था कि हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी एज इट इज कॉपी पेस्ट होके आ जाती है। पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में पहली बार ऐसा हुआ, और इस बार भी ये चीज रिपीट हो रही है। तो इंग्लिश वाला सेशन भी देख लीजिए, क्योंकि कुछ चीजें बिक्स है, कैल्प है, वो हम इंग्लिश पेडागोजी में ही पढ़ते हैं। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, सॉरी कम्युनिकेटिव स्किल्स, जो डेली डे टू डे बोलचाल की भाषा में जिन स्किल्स को हम यूज करते हैं उनको बिक्स कहते हैं। कैल्प क्या है, जब हम पेपर लिख रहे हैं, कॉग्निटिव लेवल की जब बातें हैं, कॉग्निटिव एकेडमिक लेवल की जब हम बातें कर रहे हैं। 29 जनवरी को पेपर है, लास्ट ईयर के शिफ्ट के पेपर लेंदी थे और टफ थे, इस पर भी चर्चा करेंगे गुरमीत। अंत में मैं आपके सवाल लूंगी, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। थियरी से एक भी क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ लेव वाइगोस्की से एक क्वेश्चन था। अब ये शायद, अब ये नहीं पता क्योंकि ये किस सेक्शन की बात कर रही हैं। अगर ये बात कर रही है किसकी, लैंग्वेज की, तो वहां तो थियरी से क्वेश्चन नहीं मिलेगा, अदरवाइज तो थियरी से क्वेश्चन इन्होंने ऊपर दे दिए हैं बाकी बच्चों ने, क्योंकि कई लर्नर्स क्या होते हैं कि वो भूल जाते हैं, मतलब उनको उतना ध्यान नहीं रहा, या उनके सेट में मान लो एक क्वेश्चन कम आ गया, ऐसे भी तो हो सकता है ना, तो इसका हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, प्याजे वाइगोस्की से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ऊपर बताए हुए हैं किसी लर्नर ने, तो हम ये भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, सिलेबस का पूरा सब कुछ कवर करके रखता है। असर्शन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इस बार मैंने अभी तक नहीं सुने हैं, बट आ तो सकते हैं, और मुझे लगता है आए ही होंगे, किसी को याद नहीं रहा होगा या तो बताना, या सोच लिया होगा कि ये तो नॉर्मल बात है। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, इन द ग्रुप ऑफ एलिफेंट, यानी एलिफेंट्स के, हाथियों के ग्रुप में, देयर आर ओनली फीमेल एंड बेबी एलिफेंट्स। इस पे हमने वर्बली ही चर्चा की थी अभी ईवीएस इन 1 शॉट में, कि जैसे ही 14-15 साल की उम्र पार करते हैं बच्चे, तो वो जो एलिफेंट्स का हर्ड होता है, ग्रुप होता है, उसको छोड़ के चले जाते हैं, और जो मेल एलिफेंट्स होते हैं बेसिकली, और 14-15 साल तक बेबी एलिफेंट्स रहते हैं। तो फीमेल, जो ओल्डेस्ट फीमेल है, वो हर्ड की क्या होती है, लीडर होती है एलिफेंट्स में, और ये 100 किलोग्राम तक पत्तियां वो सब खा जाते हैं, 2 से 4 घंटे मुश्किल से सोते हैं, इसके अलावा कीचड़ इनके शरीर को ठंडा रखती है, यही सब बातें थी। फीमेल एलिफेंट्स होती हैं और बेबी एलिफेंट्स होते हैं एक हर्ड में, बड़े जो मेल्स हैं वो नहीं होते, और 14-15 के बाद बेबी भी चले जाते हैं, जो मेल एलिफेंट होंगे वो छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ें, वसीम क्या कह रहे हो भाई? अभी क्वेश्चंस आप बाद में पूछेगा, पहले मेरा सेशन देख लीजिए, मतलब ये सेशन इंपॉर्टेंट है। मैंने क्वेश्चंस निकलवा के एनालाइज करके, इतने सारे सोर्सेज, मेरा मेल, कमेंट्स, जो आपने करियर विल पे क्वेश्चंस भेजे थे, मैं लास्ट में व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगी, वो सब डाले हैं, ठीक है ना। 9 जनवरी को है, जिनका एग्जाम हो गया है उस शिफ्ट के पेपर से फिर हमें पेपर में पूछेगा, बिल्कुल पूछ सकता है। देखो सिलेबस वही क्वेश्चंस घूमने हैं ना, एक सेट, एक पूल ऑफ क्वेश्चंस बनता है। मान लीजिए 2000 क्वेश्चंस बने हैं, तो वो रैंडम है ना, टॉपिक्स तो रहेंगे ही, तो ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं होगा, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, आप पुराने सेट्स में भी देख सकते हैं, रिपीट होते हैं। तो मेल एलिफेंट गो अलोन एंड लिव, ये तो हमें पता ही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम लोग कितनी संख्या में जुड़े हुए हैं अभी? इतनी रात को सेशन है, 10 बजे, 33,000 लोग। तो लाइक शेयर भी उतने ही लोग कर दीजिए अगर सेशन आपको पसंद आए, हेल्प करेगा पक्का पक्का, यही इंटेंशन है, अदरवाइज और कोई इंटेंशन यहां है नहीं। देखिएगा, तो हम देख रहे हैं कौन सा एक सही नहीं है हनी बीज के बारे में। हनी बीज नोट्स खोल के देखिएगा, मिल जाएंगी, प्रीवियस सेशंस देखेंगे तो मिल जाएंगी, है ना। और हनी बीज की जब हम बात करें, मधुमक्खियों की, तो कौन सी बात सही नहीं है कि मेल वर्क इन बीज ऑनलाइन ऑनलाइन, ये कुछ लोग ना टाइपिंग में गड़बड़ करते हैं, क्वीन ले द एग्स। हाँ, ये बात पक्की सही है, जो क्वीन बी होती है उनकी, जो रानी मधुमक्खी होती है, सिर्फ वही जो है वो अंडे देती है और वो मस्त रहती है, वो काम नहीं करती। बाकी जितनी वर्कर बीज होती हैं वो काम करती हैं।
ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि और ऑल हाइव्स गिव एग्स, सब नहीं देते। तो ये एक बार आप नोट्स खोल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इनके बारे में प्रॉपर पढ़ लीजिएगा। अक्टूबर टू दिसंबर सही टाइम होता है मधुमक्खी पालन का। ये बेसिक बातें हैं, ये ग्रुप में रहती हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग जाए। क्योंकि ऑप्शंस कई बार क्या हो सकता है, व्यक्ति को जितना ऑनलाइन पेपर में याद रह गया होगा वैसे ही भेज दिया होगा ना, बिल्कुल एक एक वर्ड सही लिख दे, ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर आता है हमें रेफरेंस के लिए देखना है इसको। व्हाट स्टेटमेंट इज नॉट हेल्प टाइगर इन दी नाइट टू प्रे, यानी रात में शिकार करने में टाइगर को क्या एक चीज हेल्प नहीं करती। तो अगर वो दहाड़ने लग जाएगा तो कहां से हेल्प मिलेगी उसको। कॉमन सेंस है, कुछ ऑप्शंस आपको एलिमिनेट करने आने चाहिए। ये मैं जब भी प्रैक्टिस भी कराएगी आपको, अभी हम आगे भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और केवीएस वाले भी परेशान ना हो, उनके लिए भी चीजें हैं। मैं इवन केवीएस और बाकी क्लासेस में बिजी थी शाम से, नहीं तो ये सेशन और थोड़ा पहले हो जाता। शार्प लिसनिंग की अगर हम बात करें, हाँ शार्पली सुन सकता है। लीफ और जो अगर कोई चल रहा है तो उसके बीच में पत्तियों की गड़गड़ाहट और उन सब में ये पता लगा लेता है। टाइगर पे पूरी कहानी हमने ईवीएस इन वन शॉट अभी वीडियो परसों ही सेशन हुआ है उस पे की थी, ठीक है ना। तो रोर अगर वो दहाड़ेगा तो कहां से प्रे मिल पाएगा, भाग जाएगा जो शिकारी, जो भी उसका शिकार है वो, तो दहाड़ से कोई मदद नहीं मिलेगी। अब जैसे ये आया था मैच द फॉलोइंग, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने क्वेश्चंस भेजे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। गिर कहां है, रणथंबोर कहां है, तो रणथंबोर तो हमें नाम से नहीं पता लग रहा कि ये राजस्थान में होगा, कॉमन सेंस, ठीक। जिम कॉर्बेट हम पढ़ चुके हैं कि ये उत्तराखंड में है, डायरेक्टली भी हमने मतलब जब शॉर्ट में किया है तब भी हमने ये पढ़ा है, ठीक। अगर हम बात कर रहे हैं गिर की, काजीरंगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इनको एक बार जरूर रिवाइज कर जाएंगे इन टॉपिक्स को। इसके अलावा अब देखो इसमें इतना मुश्किल आया, किसी में डायरेक्ट पूछ लेगा जिम कॉर्बेट कहां है, बस इतना ही अंतर होता है, और कितना टॉपिक्स थोड़ी इधर उधर चले जाएंगे। रीड द स्टेटमेंट। अब देखिए स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है द फ्लावर विच ओनली ब्लूम एट नाइट। अब इसमें एग्जैक्ट हमें नहीं पता है कि क्या पूछा है इन्होंने, बट आप क्या करेंगे, एक बार ये पढ़ लेंगे कि वो कौन से फ्लावर्स हैं जो रात को ब्लूम करते हैं। थोड़ा गूगल का इस्तेमाल कर लेंगे, कोई किताब पढ़ी हुई है उसको देख लेंगे। द फ्लावर यूज फॉर मेडिसिन, मेडिसिनल पर्पजेस के लिए कौन से, क्लोथ्स डाई करने के लिए, तो ये तो हमने पढ़ा था। वो कौन सा है आपका, जो गेंदा है और मैरीगोल्ड बोलते हैं ना, और एक और आपका वो था फ्लावर। द फ्लावर ब्लूम्स फुल ईयर, वो कौन से हैं। तो इन चारों क्वेश्चंस के आंसर थोड़ा तो हम भी होमवर्क कर सकते हैं ना। तो ये आप इसको, मैं ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, इनको पढ़ के जरूर जाइएगा क्योंकि यही घुमा फिरा के आते हैं। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट बर्ड। बर्ड के बारे में हमने कहानी पढ़ी हुई है, बर्ड के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है। तो हमें पता है कि बर्ड्स हैव देयर आईज ऑन देयर हेड, हाँ होती हैं। बर्ड्स कैन नॉट सी टू ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम, ये तो गलत हो गई बात। क्यों, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट को एक साथ वो देख सकती हैं। इवन जब वो सिंगल ऑब्जेक्ट पे देखते हैं बर्ड्स, तो उनका विजन बढ़ जाता है। ये बहुत सारी बातें हैं बर्ड के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक। ये एनसीईआरटी की नोट्स में, अगेन मैं कह रही हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री नोट्स है। नोट्स मतलब जब मैं बार बार बोल रही हूं तो ये नहीं कि आपको कुछ मैं बेचने की कोशिश कर रही हूं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सिर्फ आपकी भलाई के लिए है। आप पढ़ के जाइए, टू द पॉइंट बात है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे उतना पढ़ सकते हैं आसानी से, इवन पेपर से 2 दिन पहले भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं। What period we called between childhood to adulthood, ये हमें पता है, ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं, परिवर्तन का काल कहते हैं। इसके अलावा अगर हम कहें, ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां एडोलेसेंस पे क्वेश्चन कभी ना आया हो। ब्रिज पीरियड कहते हैं, और क्या कहेंगे इसको, एडोलेसेंस कहेंगे। 12 से 18 और WHO की माने तो 10 से 19 वर्ष। और ये क्या है, ये तनाव एवं तूफान की अवस्था है। स्टैनली हॉल के अकॉर्डिंग स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था है। बहुत सारे परिवर्तन हो रहे होते हैं, बहुत ही ज्यादा ये अपने आप में वोकेशनल एंजाइटी यहां होती है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी यहां होती है, हीरो वर्शिप यहां होती है ना। बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही उबड़ खाबड़ काल है अगर मैं देखूं तो, ठीक है ना। तो ये बेसिक बात है कि एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था, टीनेज जिसको कह देते हैं नॉर्मल भाषा में। और एनसीएफ 2022 से क्वेश्चन पूछा, ये कहा कि टीम के द्वारा पढ़ाया नहीं गया। तो ये एक ही लर्नर है, ये मैंने एज इट इज रख लिया है। अगर किसी ने जो भी शेयर किया, ऐसा नहीं है कि मुझे अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें रखनी है यहाँ पे। तो ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि किसी और ने ये बात नहीं कही है। ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है कि एनईपी 2020 और एनसीएफ 2005 की बात हुई हो। अगर नेक्स्ट शिफ्ट में यानी कल की शिफ्ट में इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, जो लोग पेपर देने जा रहे हैं, अगर एक आध क्वेश्चन है भी तो बहुत ज्यादा इस टाइम पे परेशान नहीं होना इस चीज को लेकर के, है ना। हाँ ऑफ है अभी भी फरीन, वो 1999 का है आई थिंक बैच। अगर आपने पहले से लिया हुआ है तो और सस्ता मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये आपको देख लेना है। अभी एनसीएफ 2022 मुझे नहीं लगता कि आपको पढ़ के जाना चाहिए एक आध क्वेश्चन के लिए, अगर आया भी है तो, ठीक है ना। तो उस केस में आप कल बता दीजिएगा। बाकी क्योंकि किसी ने नहीं जिक्र किया इस बात का, ये कोई एक लर्नर है जिन्होंने किया है।
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फ्रूट्स, अब कौन सा एक, ये पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस तरह के कि फ्रूट्स का ग्रुप या वेजिटेबल्स का ग्रुप, तो ये मुझे लगता है कि इनमें से तो कोई एक ग्रुप नहीं बन रहा जो सिर्फ फ्रूट्स का हो, क्योंकि देखो हमें पता है टोमेटो फ्रूट होता है, बनाना फ्रूट है, बट जिंजर फ्रूट नहीं है। जिंजर क्या है अपने आप में, वो तो रूट वेजिटेबल है। तो अगर यही सेम ऑर्डर रहा होगा तो हमें मजबूरी में किसी ना किसी को तो पिक करना ही है, तो सी हमें ज्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा। अदरवाइज इसमें कुछ ना कुछ ये भूल गए होंगे एक आध ऑप्शन को लगाना। तो ये फ्रूट्स वाला बहुत पूछा जाता है, और कौन से वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं जिनसे आपका एनीमिया पे एक क्वेश्चन है, तो आपका एनीमिया मतलब खून की कमी, हीमोग्लोबिन, आयरन की कमी होगी, तो उसके लिए क्या खिलाएं बच्चे को, तो उसके लिए हमें पता है या व्यक्ति को, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे आपका जो ये जितनी भी हरी सब्जियां हैं उसमें स्पिनच है, इवन इस तरह की और भी जो गुड़ है, जैगरी, वो हेल्पफुल होता है उसमें एनीमिया में। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है हमें। आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं स्कूल्स में, ठीक। इसके अलावा अगर हम देखें, साजिया वांट्स टू गिव सोशल स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ सोशल लैंग्वेज टू हर स्टूडेंट्स इन दी क्लास, शी शुड डू इन दी क्लास। अब ये सोशलाइजेशन पे क्वेश्चन होगा जहां तक है। अब इसका आपको एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जो साजिया हैं वो अपने छात्रों को वर्ग में विभाजित करें, यानी ग्रुप में, एक तो है ना वो सोशल स्किल सिखाना चाह रही है कि ग्रुप में बिहेव कैसे करते हैं, दूसरा सोशल लैंग्वेज टू हर स्टूडेंट्स इन दी क्लास। अब देखो ये रोल प्ले भी हो सकता है, अगर ये सोशल लैंग्वेज की जगह यहाँ पे सोशल इश्यूज पे मुद्दे की बात हुई होगी तो ये डिबेट हो जाएगा, क्योंकि इश्यूज पे चर्चा होती है तो वो डिबेट कहलाती है। और अगर बात यहाँ नॉर्मल सोशल स्किल्स और सोशल लैंग्वेज की हो रही है तो वो रोल प्ले के द्वारा भी संभव है। तो ये आपको पेपर में अवेयर रहना है कि पूछा क्या है एग्जैक्टली, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, टीचर राधा क्रिएट्स वन क्वेश्चन फॉर हर। ये वही वाला क्वेश्चन है जिसमें मैं कह रही थी ना, मैं समझ नहीं पा रही हूं उसको कि क्या पूछा है। डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चन का 90, यानी डिफिकल्टी लेवल अच्छा खासा है, तो इसको रखें कि नहीं रखें, तो हम इसको रख सकते हैं, बट इस क्वेश्चन को क्या माना जाएगा, डिफिकल्ट माना जाएगा। ये मेरी नजर में जो मेरे पास फीडबैक अभी तक है, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं पता, हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हो। कोई कह रहा है कि एनसीएफ 2022 से आया था क्वेश्चन, श्योर, पक्का पक्का। चलो मैं एक काम करती हूँ, उसको देख लेती हूँ, फिर अगर जरूरत पड़ी तो आपके साथ चर्चा भी कर लेंगे। बट मेरे ख्याल में अभी आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आ भी रहा है तो उससे बेहतर है कि आप बाकी क्वेश्चन पे फोकस करें, है ना। बाकी हम कोशिश करेंगे कि उसको भी करने लगे हाथों, अगर ऐसा है तो। अगर बाकी लर्नर्स भी कहेंगे तो बिल्कुल पक्की बात है। अगर आप कह रहे हैं वैसे मैं मान ही लेती हूँ, मैं विश्वास पे बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ, है ना। और देखिएगा, अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन जनरली डिफिकल्ट माना जाएगा, और अगर किसी का 30 लेवल है तो वो अपने आप में इजी माना जाएगा उस क्वेश्चन को, ठीक। ELL स्टूडेंट्स हु आर, देखो ये होता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर, जनरली जो ELL मुझे समझ आया ये देख करके। बाकी और ऐसे इसको बेहतर करने के लिए विजुअल भी हो सकता है। तो एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन है ये समझ में नहीं आ पाया इसको देख करके, बट इनको विजुअल इंफॉर्मेशन से हेल्प मिल जाएगी इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर की यदि बात हो रही है तो विजुअल हम इसमें मान के चलेंगे। बाकी डिपेंड करता है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है, क्योंकि जिसमें अगर मुझे श्योरिटी नहीं है तो मैं आपको बेकार में कुछ भी तो कहने का कोई फायदा नहीं है। अब पेपर 1 में किसी ने फीडबैक दिया है इन जनरल कि क्वेश्चंस आर नॉट वेरी हार्ड बट द वे ऑफ प्रेजेंटिंग आंसर्स इज वेरी कंफ्यूजिंग, यानी ऑप्शंस थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं। तो ये बात मैं बहुत बार कहती हूं कि आप पहले तो क्वेश्चन पूरा पढ़ें, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स के भरोसे पेपर सॉल्व ना करें, क्वेश्चंस को पूरा पढ़ें, कॉन्टेक्स्ट में समझें, किस संदर्भ में पूछी जा रही है, पूरी बात क्या कहना चाह रहा है आखिर, है ना, बात क्या कहना चाह रहा है। जैसे वो प्याजे वाला ही क्वेश्चन है कि एग्जिस्टिंग नॉलेज में फिट करना, भाई एसिमिलेशन है, नया स्कीमा मॉडिफाई कर रहे हैं इंफॉर्मेशन की वजह से, तो फिर वो एकोमोडेशन हो जाएगा। क्वेश्चन कराया था ना उसने प्याजे वाइगोस्की में, 5वां क्वेश्चन था, तो वो हल्का सा चेंज है वर्ड का, लेकिन जिसने मॉडिफाई ही रट लिया है उसके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप पेपर से एक दिन पहले मॉडिफाई रट सकते हैं, बट थोड़ा सा समय दीजिए। अभी ऑफलाइन पेपर में और ऑनलाइन में यही अंतर है कि थोड़ा सा लेंदी कर दिया क्वेश्चन को, घुमा करके पूछता है, मेनली इन सीडीपी पोर्शन। और डोंट वेस्ट योर टाइम टू अननेसेसरी टॉपिक्स, ओनली फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच कवर्ड बाय हिमांशी दी। चलिए बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी ये लिखा है मेरे को नाम नहीं पता, इवन आप सभी का धन्यवाद। और मुझे सुबह तक मेल आए हैं कि हमें आप ऑल द बेस्ट कह दीजिए, और ये सारी चीजें चलती रहती हैं, हर बार का है, बहुत अच्छा लगता है। 7वां साल चल रहा है, 6 साल से हम लोग सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं, पेडागोजी पढ़ रहे हैं, मतलब अपने आप में ये ब्लेस्ड लगती है ये बात मुझे, यही बात इतने दिन तक एनर्जी बना के रखती है। अदरवाइज जो भी चीजें हैं वो बहुत अच्छी रही हैं पिछले 6-7 सालों में। अभी और क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से और समझेंगे कि कहानी है क्या। चलिए, तो कॉन्टेक्स्ट नहीं खोना है क्वेश्चन का, पढ़ के पूरा समझ लेना है कि कहना क्या चाह रहा है, ऑप्शंस पढ़ने हैं प्रॉपर, बेस्ट ऑप्शन चूज करना है,
ठीक। और इसमें कई लोगों ने ये भी कहा है कि इजी है, इनको लग रहा है कि नॉट वेरी हार्ड, इसका मतलब मॉडरेट मान ले रहे हैं हम इनकी बात समझ के। सर पेपर 1, अब इनको लग रहा होगा जिनको ये भेज रही हैं वो सर हैं, मतलब जो व्हाट्सएप नंबर आपको टीम का दिया हुआ था। तो सर पेपर 1 बहुत इजी था, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया एग्जाम देखकर। आंसर के ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं जैसे 4, 1, 2, 3, ताकि आप क्या होता है जनरली अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन सही लग रहा है तो आप जल्दीबाजी में क्या क्लिक कर देते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट ही होगा। तो ऐसा हो सकता है कि 4, 1, 2, 3 इस तरह से दे दिए हो ऑप्शन, तो ये आप पहले से प्रिपेयर होकर जाइए इस बात के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीजों को। मैथ्स में एक क्वेश्चन हिंदी में रॉन्ग था बट इंग्लिश में सही था। ये बात मैंने बहुत बार कही है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। हिंदी में कई बार ऐसा होता है कि इनकी टाइपिंग मिस्टेक या ट्रांसलेशन की वजह से गड़बड़ हो, तो उसको इंग्लिश में चेक कर लो, इंग्लिश वाला ही फाइनल माना जाता है। और ये हर क्वेश्चन में नहीं करना, जिसमें आपको लगे कि कंफ्यूजन हो रही है उसमें करना है, ठीक। एनईपी 2020 एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन, सीडीपी और सबका पेडागोजी बहुत अच्छा था, यानी सारे सब्जेक्ट्स का। और मैम 1-2 क्वेश्चंस क्यूमिंस से देखने को मिले हैं सीडीपी में। अब ये क्यूमिंस की अगर हम बात करें तो ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बिक्स और कैल्प को अलग अलग किया है लैंग्वेज में। अब बाकी एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि और ये किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है, बट अभी जितना मैं समझ के और अपनी थोड़ी रिसर्च करके पता कर पाई यही पता लग पाया, ठीक। तो ये बिक्स और कैल्प अच्छे से पढ़ जाना है। दूसरा, क्यूमिंस ने इस पे बात की है, लैंग्वेज की थियरी है इनकी। और मतलब ऐसा नहीं कि इनसे कोई भारी भरकम थियरी पूछ लेगा, इतना आइडिया होगा आपको तो आंसर तक पहुंच जाओगे। सर बैम्बू वाला आया था, बैम्बू समझ रहे हो ना, वो बांस पे क्वेश्चन। अच्छा, एक झूम फार्मिंग होती है, बैम्बू को एज इट इज कट कर देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उसको पढ़ लेना, नोट्स में दी हुई है इंग्लिश मीडियम वाले। और अगर हम बात करें हिंदी में भी दी हुई है इवन, तो बैम्बू के बारे में तो बहुत सारी बातें हैं, जैसे चिरौ डांस है आपका जो मिजोरम में होता है वो भी बैम्बू के थ्रू, असम में जो भेलागर बनाया जाता है वो भी बैम्बू के थ्रू, जो आपके कौन सा फेस्टिवल होता है बिहू, उस पे तो बैम्बू का तो बहुत जिक्र है आपकी बुक में। जिम कॉर्बेट पे तो क्वेश्चन आया, ये तो बहुत लोगों ने कंफर्म किया है, यानी वही नेशनल पार्क वाला मैच करने वाला, किसी के में डायरेक्ट आ गया होगा, किसी के पेपर में या किसी के साइट में। अब आते हैं हिंदी पे, हिंदी देख लेते हैं क्या कहती है। तो हिंदी कहती है गद्यांश मातृभाषा के ऊपर था, ये तो आप समझ जाएंगे। और ध्यान रखिएगा जिनको गद्यांश पद्यांश यानी पैसेज सॉल्व करने में दिक्कत होती है, कीवर्ड्स के थ्रू जाओ, क्योंकि अभी समय नहीं है। कीवर्ड्स क्या है, आपसे पूछा है, मान लीजिए मातृभाषा की बात हो रही है, तो आपको पता होगा या कोई एक व्यक्ति का नाम दे दिया है या कोई डेटा दे दिया है, उस कीवर्ड को पकड़ के पैसेज पे पहुंच जाओ कि ये कहां लिखा है, किस लाइन में लिखा है, तो उससे थोड़ा समय बच जाएगा और एंड मोमेंट पे डर भाग जाएगा। पेपर में क्वेश्चन एक नहीं छोड़ के आना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पद्यांश था भारत माता की कविता पे, इसी तरह का मतलब कोई सिंपल पद्यांश रहा होगा। और ये कविता की बात कर रहे हैं तो मैं समझ रही हूँ कि इन्होंने लैंग्वेज 1 हिंदी ली होगी, क्योंकि लैंग्वेज 2 में जनरली कविता नहीं आती। परामर्श कौशल, अगेन वही आपका जो गाइडेंस स्किल है, तो आप बच्चे के भले के लिए सोचेंगे एंड ऑल। एनईपी, इसमें मुझे डाउट है कि किस तरह से पूछा होगा क्वेश्चन, क्योंकि जनरली आता नहीं है गाइडेंस एंड काउंसलिंग से क्वेश्चन। एनईपी 2020 एनसीएफ 2005 पैटर्न क्या है, वही मॉडरेट क्वेश्चंस कितने परसेंट हैं, 40% के करीब होते हैं जनरली। मुझे नहीं लगता कि बट कुछ ना कुछ तो पूछा होगा अभी जो इजी टू मॉडरेट पढ़ा है, तो एक बार आप इसको भी देख सकते हैं, मौका मिले तो मैं भी करा दूंगी। चॉम्स्की कह रहे हैं, चॉम्स्की के ऊपर क्वेश्चंस हैं। एनईपी 1986 का क्या पैटर्न था, तो 10+2+3 था कि 10 साल की जो है आपकी सेकेंडरी एजुकेशन, 2 साल की सीनियर सेकेंडरी, फिर 3 साल की ग्रेजुएशन। जैसे अभी नई एजुकेशन पॉलिसी का क्या है, 5+3+3+4 534 से हम याद रखते हैं। नई वाली एजुकेशन पॉलिसी तो 3 का स्क्वायर है और 4। मूल्यांकन आपको बताइए, सीसी को ध्यान में रखना है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है, बच्चे को सेंटर में रख करके। डिसलेक्सिया पठन विकार है। भाषा कौशल, ग्रहण कौशल, ये लैंग्वेज स्किल्स जो है आपकी सुबो पाली, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, जिसमें से आपकी जो स्पीकिंग और रीडिंग ही है। आई थिंक मैं एक बार देख लेना, पुरानी वीडियो में देख लेना, मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, उसको रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। प्राइमरी स्किल्स कही जाती हैं, बाकी सेकेंडरी। और आपको पता है कि एक्सप्रेसिव कौन सी हैं, ग्राम्यात्मक कौशल कौन से। अच्छा, ये डायरेक्ट पूछा है। ग्राम्यात्मक कौशल तो आपका सिंपल है, सुनना और पढ़ना ग्राम्यात्मक होता है। अभिव्यक्तात्मक जो है वो लिखना और बोलना होता है, यानी एक्सप्रेसिव स्किल्स जो है, एक्टिव स्किल्स, वो है आपकी स्पीकिंग और राइटिंग। और जो ग्राम्यात्मक यानी रिसेप्टिव स्किल्स हैं या पैसिव स्किल्स हैं, वो है आपकी पढ़ना और सुनना। बेसिक बात है। आगे बढ़ते हैं। अब मैथ्स की बात हो रही है। मैथ्स मेरा कोई एक्सपर्टीज का एरिया नहीं है, बट आपने उदय सर से पढ़ा है। ट्राइंगल पे क्वेश्चन है, एंगल रेशो, सम ऑफ नेशनल नंबर, नेशनल नहीं रैशनल नंबर होगा ये, एलसीएम, मतलब इतना तो बड़े ठीक ही है। एलसीएम पे 3 क्वेश्चन है, प्लेस वैल्यू पे 6050 का कुछ वो होगा, भिन्न के जोड़ हैं वो समझते ना, ठीक। और एनसीएफ 2005 अगेन वही ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑल, ये नोट्स दिए हुए हैं, पढ़ लेना एक बार। आकलन असेसमेंट कैसे होना चाहिए, पाठ्यक्रम का हिस्सा कौन सा नहीं है, हर बार पूछा जाता है। मैंने एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है आपको, जिसमें वो है ना कि टेसिलेशन है, सिमेट्री है,
और पैटर्न है बट रेशो नहीं होता, तो जनरली यही क्वेश्चन घुमा फिरा के कोई एक ऑप्शन ऐसा दे देगा जिसमें रेशो या कुछ और बात कर दी होगी प्रोपोर्शन जैसी, तो वो नहीं होता। सीरीज पर क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन वैन हील थियरी पे आता ही है, ये भी नोट्स में गिवन है। और मैथ्स इन वन शॉट वीडियो में ले लूंगी, 30 को हम मैथ्स इन वन शॉट का सेशन रख लेंगे, और एक बीच में इन बिटवीन मुझे टाइम मिलेगा तो सीडीपी इन वन शॉट। वैसे सीडीपी का इतना करा चुकी हूँ यार फिर भी, और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम अभी भी करेंगे क्योंकि पेपर में आपके पास समय है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, जिनकी सिटी नहीं आई कम से कम एक हफ्ते पहले पता लगेगा, और अब तो पता ही है आपको, कल के पेपर के बाद 9 जनवरी को पेपर होगा, इसका मतलब 2 जनवरी के आसपास आपका प्री एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए, 7 दिन पहले। ईवीएस की बात कर रहे हैं कि सीधे देखने वाले पक्षी कौन से होते हैं, अब ये नहीं पता कि एग्जैक्टली इन्होंने क्या कहा है। सीधे देखने पे पक्षी का जो है विजन जो है उसकी रेंज बढ़ जाती है, ये था हमने जब पढ़ा था कि वो काफी दूर तक और क्लियर देख पाएगा अगर वो सिर्फ दोनों आंखों को एक चीज पे कंटिन्यू करेगा। स्ट्रेट देखते हैं तो वो दोनों आंखें एक पे फोकस होती हैं, ऐसा कुछ है। घरों की विशेषताएं असम में, मनाली में नोट्स में गिवन है और प्रीवियस वीडियोस में भी गिवन है ना। वन शॉट में मैंने इसको शामिल नहीं किया था। तो घरों की विशेषताएं असम में, मनाली में, तो आपको पता है कि असम में क्या होगा, पानी से, जमीन से कुछ फीट ऊपर बनते हैं घर, क्यों? क्योंकि बारिश बहुत होती है। और मनाली की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां कंक्रीट से, इससे उससे, ये सारी चीजें एक बार पढ़ लीजिएगा उसको। दिव्यांजलि कह रही हैं 200 रुपए का सुपर चैट करके, हेलो मैम, टुडे वाज माय पेपर, सीडीपी एंड अदर सब्जेक्ट्स पेडागोजी वेंट वेल बट नॉट वेरी गुड इन हिंदी ग्रामर एंड मैथ्स बेसिक्स वर माइनर मिस्टेक्स। आपको क्या लगता है निकल जाएगा? निकल जाएगा दिव्यांजलि, अगर आपने, लेकिन पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, चाहे मुश्किल हो किसी भी सेक्शन में, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका किसमें दिक्कत कहां हुई आपको? ग्रामर में। ग्रामर के कितने? 3 क्वेश्चन मैक्सिमम, तो उसको लेके क्यों परेशान हो? पैसेज में ही आए होंगे ना, और वो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा ईवीएस थीम्स एंड सब थीम्स, ये कल ही चर्चा की थी हमने, मतलब जब भी ईवीएस का सेशन कल ही हुआ है ना, शायद परसों हुआ था। तो 6 थीम्स हैं, आपको पता ही है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, यही है। फिर उसमें सब थीम किसकी है? फैमिली एंड फ्रेंड्स की है और फूड की है सब थीम्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स की 5 सब थीम है और फूड की 4 सब थीम है, इसके अलावा किसी की सब थीम नहीं है, ठीक। सौर मंडल सबसे छोटा ग्रह, भाई ये देख जाना एक बार, ग्रह वाला जो चक्कर है, ये वो वाली ग्रह नहीं, एनसीएफ 2005, एनईपी, ये क्या लिखना चाह रहे थे, एनसीएफ 2022, भाई इन्होंने भी लिखा है, इसका मतलब हो सकता है, इस पे देख लेंगे एक बार। रेगिस्तानी ओक, डेजर्ट ओक, इस पे हमने बात की है सीडीपी इन वन शॉट में भी। कौन सा जानवर हमसे 6 गुना अधिक दूर तक देख सकता है, इस पे बात कर रहे थे ना आप, 6x, टाइगर याद कीजिए, है ना, 6x। तो बस थोड़ा बहुत घुमा के सेट में क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि दुनिया से अलग क्वेश्चन तो ये बना ही नहीं सकते, इतने सारे सेट्स हैं, सबके लिए अलग क्वेश्चन बनाएंगे तो टॉपिक्स ही नहीं है इतने, तो है ना, इसलिए एनालिसिस देखना इंपॉर्टेंट है। हाथी और स्लॉथ के बारे में पूछा था, तो हाथी का आपको सारा बता दिया, अभी बात की। स्लॉथ वही व्यक्ति है, मतलब जीव है, भालू के जैसा दिखता है, लुक्स लाइक अ बेयर बट इट्स नॉट, 17 आवर्स सोता है, 40 साल की जिंदगी होती है, 8 पेड़ों पे रहता है, यानी 5 साल ऑन एन एवरेज, जिस पेड़ पे रहता है उसी की टहनियों को खाता है, उल्टा लटक के सोता है, एंड ऑल। यातायात ट्रेन से, इस पे आता है ये एक टाइम का, इसका उसका, यहां से चले वहां को पहुंचे, ये सब भी होगा। कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को घुमा लेता है, तो घुमा लेता है, तो ये उल्लू के बारे में बात हुई होगी। आउल के बारे में अगर झटके से विदा जर्क लिखा हो तो मैना होगी, ठीक है ना। ये इस पे क्वेश्चन, उल्लू और मैना तो इनके फेवरेट हैं, हर बार पूछ लेते हैं अब तो ये, ठीक है। डीओ भी गलत हो चुका है, अब कुछ कर सकते हैं, अब तो आप सीबीएसई जाइए और वहीं देखिए कि क्या हो सकता है, बहुत मुश्किल है कुछ होना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे तो क्या ही बढ़े, ज्यादा आगे बढ़ गए अब हम। तो आज के इतने ही क्वेश्चंस हम ले पाए हैं, मेल्स वगैरह बहुत सारे हैं, बट यही हैं जो जरूरी हैं। ये सेशन आपको पसंद आया हो, ये आपको पेपर में फॉर श्योर हेल्प करेगा, मुझे विश्वास है। ये आप ही के साथियों ने मदद की है, आपको भी जब पेपर देके आए, आप कल जिनका एग्जाम है वो मैं आपको नंबर शेयर कर रही हूँ, वहां पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म भी है जिसमें आप क्वेश्चंस बता सकते हैं, और या फिर कमेंट्स में आके बता दीजिएगा, मेल कर दीजिएगा himanshi.edu10@gmail.com। क्या पढ़े इस पे अभी आएंगे, पहले मैं एक बार नंबर शेयर कर देती हूँ। और अगेन अगर हम बात करते हैं, एक तो आपको गूगल फॉर्म है, आप लोग उसको जरूर फिल करिएगा ताकि आने वाले लोगों को भी मदद मिले, क्योंकि इसमें किसी का कंपटीशन नहीं है, ये कोई मेरिट तो जानी नहीं है कि आपने अगर बता दिया किसी को आके कि क्या आया था तो आपके नंबर से कोई कम हो जाएंगे या कुछ, उससे फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि आपको तो सिर्फ 90 नंबर चाहिए। अब इस टाइम पे टेंशन नहीं लेनी, मतलब नंबर आप बहुत अच्छे लाएंगे, बहुत अच्छे लाते हैं लर्नर्स, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम हवा में ही रहेंगे। 1 मिनट रुकना, मैं आपके साथ ही शेयर कर रही हूँ, और जो नंबर है आपका ये रहा, 93117752
05। ये टीम का नंबर है करियर विल पे, और आप इनको जो भी क्वेश्चंस आपको मेमोरी बेस्ड याद रह जाएं, जैसा भी पेपर आया हो, जैसा आपको लगा हो एनसीएफ 2022 अगर कल भी देखने को मिलता है, कोशिश कीजिएगा जैसे आपके दोस्तों ने भेजा है ये वैसे ही आप भी भेज पाएं। इतने सारे क्वेश्चंस अगर आप नहीं भेजते तो मदद नहीं मिलती। पिछले साल भी मैंने इसी तरह से प्रॉपर कराई थी चीजें कि आपको वो क्वेश्चंस देखने को मिले, आपके दिल को तसल्ली हो कि किस तरह से आ रही हैं चीजें, है ना। और तसल्ली जो है वो आपको काम भी देगी। डरना है नहीं, पेपर में सिलेबस से बाहर नहीं है, एक दो क्वेश्चन हमेशा। अच्छा एक और चीज है, मान लीजिए कोई सेक्शन आपको मुश्किल लग रहा है, हो सकता है दूसरा सेक्शन ईजी मिले, तो एक तो क्वेश्चन नहीं छोड़ना, दूसरा टाइम अपना मैनेज करके चलना है पेपर में। ये सबसे बड़ी बात है, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ के जाना है ना, संदर्भ में आंसर करना है, बच्चे को एक्टिव रखना है। ये बेसिक बातें जो हमें पता है, ठीक है। इतनी बात। कोई और दिक्कत परेशानी दर्द समस्या हो तो बता दीजिए। जिनका पेपर थोड़ा दूर है, 9 जनवरी को है, तो आप ये ईवीएस इन वन शॉट मैंने कराया है, सर्च कर लीजिए, है ना, प्लेलिस्ट में मैराथन की। पुराने वीडियोस तो बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े हैं। ईवीएस इन वन शॉट कराया है। इंग्लिश पेडागोजी जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी सेम आ रही है एकदम, तो उसमें भी थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगी। कुछ टर्म्स इंग्लिश में, जैसे स्टीफन क्रेशन पूछ लिया, तो ये इंग्लिश में ही पढ़े जाते हैं अगर प्रॉपर देखा जाए। बिक्स जो है इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, तो इंग्लिश पेडागोजी इन वन शॉट आप बहुत प्यार से समझाया हुआ है, आप देख लीजिएगा, अभी 2-4 दिन पहले ही कराया है। और हिंदी इन वन शॉट कल ही किया है हमने। इसके अलावा अगर हम बात करें सीडीपी के, तो 4 मैराथन लिए हैं, तो वो चारों मैराथन को अगर मिला दें तो कुछ बहुत सारे लोग, 50 लाख के आसपास लोग देख चुके हैं, तो वो आप देख सकते हैं।